नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे नागरिकता के बारे में, यानी कि संविधान के भाग 2 को समझेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने समझा, फिर एसके धरा आयोग के बारे में समझा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में समझा। आज हम लोग समझेंगे नागरिकता, यानी कि भाग 2। भाग 2 में पहला देखिए, सबसे पहले ऐसे चलते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। फिर भाग 1 में कितने अनुच्छेद? 1 2 3 4 अनुच्छेद 4 तक भाग 1 में चर्चा किया गया। फिर 5 से लेकर 11 तक किसमें है? नागरिकता में। फिर 12 से लेकर 35 तक किसमें है? मूल अधिकार में। तो पहले इसको देखिए, एकदम एक बार रिवीजन करना है। एक में भारत जो है, अनुच्छेद 1 में क्या क्या? भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। 2 में कहा गया कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। फिर 3 में कहा कि जब मिला लिए तो फिर उसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं, यानी कि अंदर में नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर 4 में कहा गया कि 2 और 3 को अनुच्छेद 268 के बाहर रखा गया। फिर अब शुरू होता है नागरिकता अनुच्छेद 5। अब यहाँ 4 तक तो हम लोग पढ़ लिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में 4 तक आता है। अब हम लोग 5 से पढ़ेंगे, 5 से लेकर 11 तक। तो सबसे पहले इसको अनुच्छेद, आज हम लोग देखेंगे कि वीडियो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक को समझेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, नागरिकता में क्या हुआ कि नागरिकता में जितना अनुच्छेद 5 से लेकर जो 11 तक का बात किया गया है, उसमें 5 से लेकर 11 तक का बात किया गया कि मतलब किसको नागरिकता देना। उस समय, जिस समय संविधान बना था, उसमें किसको नागरिकता देना है, मतलब उसी समय की बात को चर्चा किया गया। अभी कैसे नागरिकता, वर्तमान में कैसे नागरिक, अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में जैसे 2022 चल रहा है, 2022 में अगर कोई आदमी आता है, पाकिस्तान से तो नहीं है, मान लीजिए अमेरिका से अगर भारत आता है, तो उसे कैसे नागरिकता दिया जाता है? समझ पा रहे हैं? अनुच्छेद तो उसके बारे में चर्चा नहीं किया गया संविधान में, तो उसके बारे में चर्चा एक अलग से संशोधन किया गया। फिर कैसे किया गया उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, दूसरा वीडियो में देखेंगे। ये इसको हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले नागरिकता किसे कहते हैं? तो नागरिकता के बारे में हमने लिखा, ऐसे समझिए, नागरिकता क्या? नागरिक से ही तो नागरिकता बना। नागरिक को इंग्लिश में सिटीजन और नागरिकता को इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। और याद कीजिए, अभी एगो CAA और NRC का जो मुद्दा आया था, अभी हाल 2019 में नहीं आया था, एकदम बड़का दंगा फसाद हुआ था दिल्ली में, याद है? तो उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से उसको समझेंगे, एकदम सारगर्भिक तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले नागरिक किसे कहते हैं? तो राज्य में निवास करने वाले वह व्यक्ति जिसे राज्य, यहां देखिए, यहां राज मतलब क्या हो गया? राज मतलब हो गया यहाँ देश। यहाँ राज मतलब स्टेट को नहीं समझना, बिहार को नहीं समझना है, उत्तर प्रदेश को नहीं समझना है। यहाँ राज मतलब देश को समझना है। समझ पा रहे हैं? यहाँ देखिए, इसी में संविधान में यही चीज तो कंफ्यूज कर दिया है। यहाँ राज वाला ये स्टेट को समझे या यूनियन को समझे, तो ये राज मतलब यहाँ देश को समझना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो और वह संविधान के प्रति आस्था रखता हो, उसे हम लोग नागरिक कहते हैं। यानी कि राज्य की पूर्ण सदस्य प्राप्त हो, मतलब राज्य का पूर्ण सदस्य हो। पूर्ण सदस्य का मतलब क्या हुआ भैया? पूर्ण सदस्य होने के लिए 3 शर्त होता है। राज्य द्वारा मिलने वाले, यानी कि उसके देश द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार प्राप्त हो, जो विदेशी। अब देखिए, कोई विदेशी आप कहेगा कि विदेशी, हम यहाँ मान लीजिए पंचायत का चुनाव हो रहा है, यानी कि मुखिया का चुनाव हो रहा है। अगर मान लीजिए अमेरिका से कोई आया आदमी, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि एक काम कीजिए ना, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप तो कोई है नहीं, कहा कि एक काम कीजिए ना, हम मुखिया का वोट देंगे, तो उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि पूर्ण अधिकार प्राप्त हो, राज्य द्वारा मिलने वाला सभी अधिकार प्राप्त हो, वही पूर्ण सदस्य होगा। दूसरा शर्त यह है कि राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्य करना होता है, मतलब जो राज्य निर्धारित कर देगा वो ड्यूटी को पालन करना पड़ेगा, यानी कि कर्तव्य को पालन करना पड़ेगा। तीसरा, राज्य व संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा को अपनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम जो है हम भारत में हैं और राज्य के मतलब अपना देश के खिलाफ में मतलब मार नारा दें, देश तेरे टुकड़े टुकड़े हो। हम कहते हैं कि देश तेरे टुकड़े टुकड़े है, हिम्मत भारत माँ के कोई आंचल को गंदा करके दिखाए, तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे
बोलते हुए। खैर वो तो पॉलिटिक्स की बात होगी, अब हम उसको चर्चा नहीं करेंगे। राज्य व संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना होता है, उसे हम लोग पूर्ण सदस्य कहेंगे। और वो पूर्ण सदस्य यानी कि पूर्ण सदस्य जिसको प्राप्त हो जाता है वही हमारा देश का नागरिक है। तो पूर्ण सदस्यता है मतलब जो पूर्ण वही सदस्य होगा जो 3 शर्त प्राप्त होगा। राज्य द्वारा मिलने वाला सभी अधिकार प्राप्त होंगे और राज्य द्वारा निर्धारित कर्तव्य करना होता है। अब देखिए अधिकार इसमें क्या होगा। अब मान लीजिए राज्य जो है बोला कि सबको सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, तो ये हमारा मान लीजिए अधिकार कर दे, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि सबको घर में सबको सिलेंडर देना एक मौलिक अधिकार है, गैस सिलेंडर देना मौलिक अधिकार। खैर तो ये अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब आके यहां अब उसी समय कोई विदेशी घूमने आ जाए, कोई विदेशी घूमने आ जाए और कहे कि हमको भी गैस का चूल्हा दो, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, तो कहेगा भाग, पढ़ाने है नागरिकता है, नागरिकता नहीं पढ़ा है, मौलिक अधिकार है। तो वो हमारा विदेशी हो गया। अब देखिए हम लोग कैसे समझेंगे विदेशी शत्रु क्या, विदेशी मित्र क्या था, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो ये पूर्ण सदस्य समझ में आया कि नहीं। अब इसी से संबंधित नागरिक से देखिए नागरिक किसे कहते हैं, तो राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य यानी कि सरकार द्वारा, सरकार की पूर्ण यानी कि देश की पूर्ण सदस्य, यानी देश में तो सरकार होगी ही, किसी भी राज्य में यानी कि किसी भी देश में 4 चीज की जरूरत होती है। मतलब वो राज्य जो है 4 चीज से बना होता है। सबसे पहले भू क्षेत्र से, दूसरा जनसंख्या होनी चाहिए, उस राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, तीसरा संप्रभुता होनी चाहिए और चौथी उनकी सरकार होनी चाहिए। मतलब समझ पा रहे हैं। तब ये 4 चीज मिलकर एक राज्य बनता है यानी कि एक देश बनता है। तो राज्य मतलब राज्य यानी कि राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा राज्य व संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो उसे नागरिक कहते हैं। और पूर्ण सदस्यता होने का 3 शर्त है। पहला, राज्य द्वारा मिलने वाला सभी अधिकार प्राप्त हो। दूसरा कि वो राज्य द्वारा निर्धारित जितने भी कर्तव्य उन्हें पालन करना पड़ेगा। और तीसरा कहता है कि राज्य में राज्य व संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा अपनाना पड़ेगा। अगर आप बेसी लपर लपर कीजिएगा, फिर बेसी लचर लचर कीजिएगा तो थूरेगा। अगर राज्य के विरुद्ध में आप गाली दीजिएगा, देश के विरुद्ध में अगर गाली देते हैं तो थूरेगा, वो हमारा देश का नागरिक नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। यानी कि ऐसा थोड़ी कि हम देश में गाली दे सकते हैं, देश के विरुद्ध गाली देंगे तो हमको देश की नागरिकता हटा देंगे, वैसा नहीं होगा। अगर कोई विदेशी अगर देश के विरुद्ध गाली देता है तो उनको हटा दिया जाएगा, उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के आदमी अगर कोई गाली देता है देश के विरुद्ध में, वैसे अगर करता है, अगर मान लीजिए कोई मतलब थोड़ा पागल उगल माइंड रहे, छिठा टाइप का रहे, अगर वैसा करता तो उसे भारत की नागरिकता रद्द नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं। अब वो सब हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। नागरिकता आप इसी से नागरिक से ही संबंधित है। नागरिकता यानी कि विशेषण शब्द है। नागरिकता ता लग गया इसमें। तो नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें उसे नागरिक के तौर पर समस्त अधिकार प्राप्त हो। मतलब नागरिकता किसी भी व्यक्ति, ये एक व्यक्ति की बात कर रहा है। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें उसे नागरिक के तौर पर वे सारे अधिकार प्राप्त है, लेकिन विदेशी को अधिकार प्राप्त नहीं है। नागरिक के तौर पर सारा अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसा अधिकार प्राप्त है जो विदेशी को प्राप्त नहीं है, वो हमारे नागरिक को प्राप्त है। समझ पा रहे। अब देखिए इसमें नागरिकता के छोटे छोटे बारे में हम फैक्चुअल देखते हैं। नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। समझ पा रहे। फिर भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस ससुरा एकल नागरिकता कौन सी होता है, तो ध्यान से रखिए, समझिए। एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि एकल नागरिकता को ही एकहरी नागरिकता कहते हैं। एकल नागरिकता एक होता है एकल नागरिकता, एक होता है दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, किसी देश, हम बिहार के नागरिक नहीं है बल्कि बिहार के निवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं। अगर हम कहीं विदेश जाएंगे, विदेश दौरा पर जाएंगे, तो पासपोर्ट पर लिखा होता है इंडियन, कभी लिखा होता है बिहारियन। तो हम एकल नागरिकता है। एक अपवाद था जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। भारत का भी नागरिक होता था और वो जम्मू कश्मीर का भी नागरिक होता था। लेकिन जब अनुच्छेद 370 आया तो ये चीज खत्म हो गया, वहां भी एकल नागरिकता लागू हुआ। और एकल नागरिकता में कहता कि हम भारत के नागरिक हैं, बल्कि हम बिहार किसी भी राज्य के हम नागरिक नहीं है बल्कि निवासी हैं। अच्छा, ये चीज हम गलती लिख दिए थे। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 था, हमारा दिमाग में सठिया गया है।
अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। यानी कि समझ पा रहे, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। यहाँ राज्य मतलब स्टेट हो गया, समझ पा रहे मेरी बात को। अब फिर नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया, और नागरिकता के बारे में सबसे पहली बार चर्चा अरस्तु ने किया था, समझ पा रहे। तो ये था, हम लोग नागरिकता के बारे में समझे, और इसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। भैया राज्य जो है ये 4 चीज से मिलकर बना होता है। पहला भूक्षेत्र, दूसरा जनसंख्या, दूसरा सरकार, और चौथा संप्रभु। संप्रभु मतलब क्या होता है? संप्रभु मतलब हमारे देश की बाह्य और आंतरिक मामले में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप ना करे, उसे संप्रभु कहता है। अभी मोटे तौर पर इसी तरह समझिए। संप्रभु के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसमें दिया भी है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। संप्रभु मतलब होता है कि ऐसे समझिए कि हमारा राष्ट्रपति कौन चुनेगा ये तय अमेरिका की सरकार नहीं करेगी, बल्कि ये खुद भारत की जनता करेगी, उसे हम लोग संप्रभु कहेंगे, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? संप्रभु मतलब क्या है, एकदम ऐसे मोटी तौर पर समझना कि हमारे देश की बाहरी और आंतरिक मामले में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप ना करे, उसे संप्रभु कहते हैं। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल तौर पर अगर हम लोग समझेंगे कि अगर हमारे भारत की राष्ट्रपति अगर कौन चुनेगा ये तय अमेरिका की सरकार या ब्रिटेन की सरकार या फ्रांस की सरकार या फलाना ढेकाना देश की सरकार नहीं करेगा, बल्कि हमारा देश की जनता करेगी, उसे हम लोग संप्रभु करेंगे। भूक्षेत्र मतलब उस क्षेत्र का, मतलब पृथ्वी का कोई क्षेत्र हो, पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र, मतलब अपना क्षेत्र हो, उसका अपना सैटेलाइट हो, समझ पा रहे हैं। जनसंख्या मतलब उसकी जनसंख्या हो, सरकार हो, उसके पास सरकार हो, और सरकार नहीं रहेगा तो वहां फिर क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र आ जाएगा, यानी कि राजतंत्र आ जाएगा। उनकी सरकार हो, सरकार किसे कहते हैं? जो ऐसी जो शासन व्यवस्था को चलाती है उसे सरकार कहते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये 4 चीज का होना जरूरी है, राज के पास 4 चीज का होना जरूरी है। अगर ये 4 चीज नहीं होगा तो राज नहीं बन पाएगा, यानी कि देश नहीं बन पाएगा, समझ पा रहे हैं। वर्तमान में देश में कौन कौन रहता है? अब देखिए, हम लोग नागरिकता, जनसंख्या में ही तो नागरिकता को समझते हैं, जनसंख्या में ही नागरिकता आता है। मतलब यहां देखिए, किसको किसको जनगणना, हम लोग जनगणना, यानी कि जनगणना में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जनसंख्या। जनगणना में हम लोग जनसंख्या पढ़ते हैं। जनसंख्या, अरे इसके बारे में भी विस्तार से लॉर्ड मेयो ने किया था, 1800 फलाना ढकाना, ये सब के बारे में भी। और जनसंख्या में ही एक चीज आता है, उसमें आता है नागरिकता। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी विस्तार से। तो वर्तमान में देश में कौन कौन रहते हैं? तो वर्तमान में देश में ये 4 लोग रहते हैं। पहला हुआ नागरिक, यानी कि भारत के नागरिक जो पहले से यहां थे वो तो रहिए रहे, हम लोग यहीं थे, भारत के नागरिक हो गए। विदेशी, अरे इस विदेशी में दो देश आते हैं। विदेशी मतलब समझ रहे हैं? विदेशी मतलब दूसरे देश के आदमी को विदेशी कहा जाता है, समझ रहे हैं। पूछा कि एगो ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता कि टोटल पृथ्वी पर कितने देश हैं? तो बोला एक देश है, बाकी सब विदेश है। भारत देश है, बाकी सब विदेश है। तो वो नहीं समझना है। विदेशी मतलब होता है दूसरे देश आदमी, दूसरे देश के लोग को विदेशी कहते हैं। विदेशी 2 प्रकार के होते हैं, एक मित्र देश के लोग और एक शत्रु देश के लोग। अब ये मित्र देश के कौन कहते हैं? मित्र देश मतलब क्या होता है? मित्र देश मतलब होता है जिससे मेरा संबंध अच्छा, जिस देश से मेरा संबंध अच्छा उसे मित्र देश कहते हैं। जैसे अभी हमारा बांग्लादेश से संबंध अच्छा है कि नहीं? नेपाल से संबंध अच्छा पहले था, ओली साहब ने ओला बरसा दिया था, वो बात अलग है, अभी तो ठीक ठाक ही है। मित्र देश। और शत्रु देश में हमारा कौन हो गया? शत्रु देश में हमारा चच्चा मौसा चच्चा पाकिस्तान, हमारा चच्चा पाकिस्तान शत्रु देश, समझे? शत्रु देश वही आ गया जिससे मेरा मतलब युद्ध चल रहा है, यहाँ तनातनी चल रहा है। ये बोला हम मार देंगे, वो बोला तो हम मार देंगे। खैर वो मार नहीं पाएगा, वैसे भी उसका क्या अस्तित्व है, समझ? तो शत्रु देश मतलब समझे जिससे मेरा युद्ध चलता है, मतलब तनातनी चलते रहता है, उसको शत्रु देश कहते हैं। तो 2 लोग रहते हैं। अब इसको जो है, ये जो है विदेशी 2 प्रकार के होते हैं, एक मित्र देश का, एक शत्रु देश का। तो इसको जो है हमारे भारत में मतलब भारत में इसको नजरबंद करके रखता है, मतलब इसको उतना अधिकार नहीं दिया है। जहीं भी जाएगा तो एक मतलब पीछे एक चप्पा पर नजर रहता है। और मित्र देश इसको आने जाने का मतलब इससे ज्यादा इसको छूट है, इससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा छूट है मित्र देश का। तो ये भी हमारे विदेश में ही रहते हैं, सॉरी यही हमारा भारत में। और तीसरा है शरणार्थी। शरणार्थी मतलब क्या होता है कि अगर कोई दूसरा देश, जैसे मतलब बहुत देखिए होता क्या था,
मान लीजिए भारत को 1947 में आजादी मिली। 1947 में सबसे ज्यादा अगर देखने चलिए तो अशांति रहा, तो दो क्षेत्र ऐसा था जहां अशांति रहा। पहला था बंगाल और दूसरा था आपका पंजाब। बंगाल जो है मुस्लिम और हिंदू, वहां देखिए कि मुस्लिम क्या चाहता था कि मुस्लिम जो है हिंदू के, अब देखिए जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम था वहां हिंदू को मार के भगा दिया, और जिस क्षेत्र में हिंदू ज्यादा था वहां मुस्लिम को मारकर भगा दिया। तो कुछ आदमी क्या क्या जो देख रहा था कि मतलब वो अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था, तो कुछ लोग क्या कि वो दूसरे देश पलायन कर गए। मान लीजिए भारत के कुछ आदमी पाकिस्तान चले गए, कुछ ईरान चले गए, कुछ नेपाल चले गए। तो जो ईरान या नेपाल गए तो वहां अब उसको देश की नागरिकता कैसे दी जाएगी भैया? तो उस आदमी को शरणार्थी कहा गया, या नहीं तो युद्ध हुआ। जैसे भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध हो गया, मान लीजिए अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के बाद इसके बाद कुछ आदमी क्या होता है, पलायन कर जाता है। पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तान को छोड़ देता है, कहीं दूसरे देश में रहने लगता है। अब मान लीजिए पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो गया, अब पाकिस्तानी समझने लगे कि नहीं ये देश अच्छा नहीं है, यहाँ युद्ध होते रहता, कब मारा जाएगा कोई पता नहीं, वो पलायन कर जाए, किसी दूसरे देश में चला जाए या नेपाल में चला जाए, तो वो हो जाएगा शरणार्थी। और चौथा होता अवैध प्रवासी। इसका कोई वो थी नहीं है, मतलब ये कोई इलीगल तरीका से घुस जाए भारत में और बोले कि हमको भारत की नागरिकता दे, तो उसे हम लोग अवैध प्रवासी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना ही समझते हैं कि वर्तमान में देश में कौन कौन रहते हैं, नागरिक, विदेशी, शरणार्थी और अवैध प्रवासी। इलीगल तरीका से जो प्रवास करता है उसे, जिसके पास कोई आधार कार्ड नहीं हो, हम लोग अपना नागरिकता का पहचान किसे देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसे ही देते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके पास कोई पहचान नहीं हो भारत का या किसी भी देश का, तो उसे अवैध प्रवासी कहते हैं। शरणार्थी मतलब समझ रहे हैं, शरण, कहीं भी शरण लेने के लिए अपना कुछ भी कर दे उसे शरणार्थी, मतलब जो भाग कर या किसी भी तरीके से दूसरे देश में पलायन कर गया उसे हम लोग शरणार्थी कहेंगे। विदेशी मतलब समझ रहे हैं, नागरिक मतलब भारत का नागरिक जो पहले से यहाँ है उसे नागरिक कहेंगे। समझ पा रहे हैं? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आराम से। नागरिकता जो है, नागरिकता यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। और नागरिकता से देखिए भविष्य, लेकिन इसमें क्या हुआ कि संविधान लागू होते समय इसमें यह कहा गया कि संविधान लागू होते समय उस समय भारत के कौन कौन नागरिक हैं था और कौन नहीं, इसके बारे में चर्चा किया है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि भविष्य में नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और समाप्त होगी। इसमें मतलब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक कहीं नहीं चर्चा किया गया। और साथ ही भविष्य में नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, इसके बारे मतलब भविष्य में अगर कहीं नागरिकता से संबंधित अगर कानून बनाना हो तो वो संसद बनाएगी। इसलिए नागरिकता को संघ सूची में डाला। संघ सूची किसे कहते हैं? ऐसे विषय जिसमें कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाए उसे संघ सूची कहते हैं। और राज्य सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची, 3 सूची होता है। तो ऐसे कानून जिसमें जिस विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य सूची कहते हैं। और ऐसे विषय जिसमें कानून दोनों मिलकर बनाते हैं, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाती है, उसे हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। तो संघ सूची मतलब नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाएगा केवल संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। हमने बताया था ना, केंद्र सरकार होती है कि राज्य सरकार होती है। पूरे भारत में केंद्र है और राज्य केवल सिर्फ एक क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र होता है राज्य। समझ पा रहे? तो राज्य जिस विषय पर राज्य कानून बनाएगी उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, और जिस विषय पर केंद्र कानून बनाएगी उसे संघ सूची कहा गया। और दोनों मिलकर बनाएगी, ऐसा कानून होता है दोनों मिलकर बनाएगी, यानी कि जिस विषय पर कानून दोनों राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाए उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। तो नागरिकता से संबंधित कौन बनाएगा कानून? संसद बनाएगा यानी कि केंद्र में कानून होगा। क्या राज्य में विधानमंडल होती है? विधानमंडल, ये चीज हम लोग समझेंगे, अभी फिलहाल इतने समझिए संसद होती है, समझ रहे हैं? तो संसद कानून बनाएगी, इसलिए नागरिकता को किस में डाला गया? संघ सूची में डाला गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से लीजिए। अब देखिए हम लोग अनुच्छेद भाग 1 में 1 से 4, भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 में यानी कि एकदम ऐसे एकदम एक बार रिकॉल मारना है। भाग
अनुच्छेद 1 में क्या, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, राष्ट्र यानी कि कोई भी विदेशी राज्य को मिला सकता है। 3, कोई भी मतलब भारत के अंदर क्षेत्र को तोड़फोड़ सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। 4, 2 और 3 268 से, अनुच्छेद 268 के बाहर होगा। फिर इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 5 पर चलेंगे। 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि अधिवास द्वारा नागरिकता। जो व्यक्ति यहाँ जन्मा था यानी कि पैदा हुआ था उस समय भारत का निवासी था और उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? उसको आधार कार्ड पैन कार्ड थोड़ी दिखाना, बनवाना पड़ेगा। बनवाना तो पड़ेगा। ऐसे नागरिकता का जो मोहर है वैसा थोड़ी लगवाना पड़ेगा, खुद बाई खुद लग जाएगा। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अधिवास द्वारा, या इसी को बोलते हैं अधिवास द्वारा नागरिकता। जो भी व्यक्ति उस समय भारत का निवासी था वह स्वतः भारत का नागरिक हो गया। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, इसको याद करने का ऐसे टिप्स देखिए। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये भारत है, ठीक है। इधर है हमारा पाकिस्तान, डमरू चचा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कराची, और भारत के ही झारखंड में एक क्षेत्र है जिसका नाम है रांची। तो हम अगर रांची और कराची बोले, रांची बोले तो समझ जाइएगा भारत बोल रहे हैं, और कराची बोले तो समझ जाइएगा कि हम पाकिस्तान बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो अगर पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता, यानी कि कराची से पाकिस्तान, कराची से रांची, अगर कोई व्यक्ति कराची से रांची आता तो उसको कैसे नागरिकता दिया जाता? वही हम दूसरों भाषा में बोलते हैं, यानी कि जो संविधान की भाषा में बोला है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। समझ रहे? यानी कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको कैसे नागरिकता, उसकी नागरिकता की चर्चा किया गया अनुच्छेद 6 में, कैसे देना है। लेकिन कहता है कि यदि वह व्यक्ति संविधान बनने के बाद आएंगे तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर वो व्यक्ति संविधान बनने के बाद आएंगे तो वह नागरिकता नहीं मिलेगी। उसी समय की बात किया गया था। आजादी के बाद बहुत लोग पाकिस्तान और भारत में आना जाना कर रहे थे, खूब आ रहे थे। इस समस्या को निपटाने के लिए 19 जुलाई 1948 को अनुमति पत्र लाया, और उस अनुमति पत्र में 2 तरह के लोग होते थे। पहला, 19 जुलाई 1948 के पहले आने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाती थी एकदम आराम से। जो 19 जुलाई 1948, देखिए संविधान हमारा बन के कब रेडी हुआ, 1949 में। समझ पा रहे? 26 नवंबर 1949 में। तो 1948 में जस्ट 1 साल, यानी कि संविधान को बनने से 1 साल, उस समय तो 1948 में संविधान बन रहा होता, क्योंकि संविधान को बनने में कितना साल लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो 19 जुलाई 1948 को अनुमति पत्र लाया, और पंडित नेहरू की सरकार में अनुमति पत्र लाया और कहा कि जो इसके पहले 19 जुलाई 1948 के पहले जो आया उसको नागरिकता दे दी जाएगी, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया उसको क्या किया जाए, अनुमति पत्र लेने के 6 महीना बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब आदमी इधर उधर जा रहा है, मार एकदम। जब बंटवारा हुआ था तो इधर से उधर आइए जा रहा था, तो बोला कि अरे चट्टा, ये तो फिर जो है आतंकवादी को बढ़ावा मिल जाएगा, इससे जो है हो सकता है कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी जो है खतरे में पहुंच जाए। तो इसके लिए इन्होंने आनन फानन में ये अनुमति पत्र को लाया, यानी कि 19 जुलाई 1948 को ये अनुमति पत्र लाया, और कहा कि इसके पहले अगर कोई भारत आ गया है तो उसको नागरिकता दे दी, इसके बाद आया तो उसको 6 महीना अनुमति पत्र लेने के बाद 6 महीना के बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है, इसमें कराची से रांची, एक नाम रांची से कराची, रांची से कराची। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, और उसको लग गया कि नहीं चाचा, हम जो है वहां रहना नहीं चाहते हैं, फिर हम भारत आना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति संविधान बनने से पहले लौट आए, अगर वो संविधान बनने से पहले लौट आए हो तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, यानी कि रांची से कराची, और इसमें कराची से रांची। और फिर अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 8 में जो कहा गया, विदेशियों जो यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहा, उनके बारे में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया। यानी कि देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 5 में क्या, अनुच्छेद आर्टिकल 5 में हम लोग पढ़ा संविधान के में प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पढ़ा है कराची से रांची, एकदम वैसा ही याद रखना है। अनुच्छेद यानी कि पाकिस्तान से जो प्रवर्जन कर गए, यानी प्रवर्जन मतलब जो आ गए, प्रवर्जन ये तो हमारा संविधान का ये भाषा है, ये संविधान का हमारा लैंग्वेज है। तो पाकिस्तान से जो प्रवर्जन यानी कि पाकिस्तान से जो भारत आए, यानी कि कराची टू रांची, उसको कैसे नागरिकता दे दिया जाएगा, तो इसमें अनुमति पत्र लाया 19 जुलाई 1948 को अनुमति पत्र लाकर, और उसमें 2 तरह का नागरिकता का प्रावधान किया गया। समझ पा रहे हैं, ये हमने अभी चर्चा किया।
अनुच्छेद 7 में रांची से कराची, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और फिर वो संविधान बनने से पहले अगर लौट आया तो उनके नागरिकता के बारे में चर्चा अनुच्छेद 7 में किया गया। और अनुच्छेद 8 में क्या गया है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 8 में क्या कहा कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अब देखिए ये अनुच्छेद एक्चुअली में अगर देखिएगा ना तो लुभावने के लिए दिया गया है। इसमें कुछ मतलब ये अनुच्छेद ऐसा, इसको हम विस्तार से पढ़ाते हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया कि संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं है परंतु वे भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा उनके माता पिता, दादा दादी या नानी नानी या छेरनानी या परनानी जो है उनका जन्म अगर भारत में हुआ हो और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। जैसे कमला हैरिस का जन्म भारत में नहीं हुआ बल्कि कमला हैरिस की जो माँ है वो भारतीय मूल की थी, तो वो जो कमला हैरिस क्या होगी, भारतीय मूल की होगी, तो उनको भी नागरिकता दे रहे। संविधान में उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान रखा गया। समझ पा रहे हैं? यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण करने गया, घूमने गया या नौकरी करने गया तो उनकी नागरिकता नहीं छीन लेगी। ऐसा नहीं कि आप तुम जा रहे हो घूमने के लिए, जाओ, अगर मान लीजिए हम सऊदी अरब घूमने जा रहे हैं या कमाने जा रहे हैं तो हमारी नागरिकता, तो ऐसा नहीं हो कि हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, हमको भारत से खत्म कर देगा कि जाओ तुम गया सऊदी अरब इसलिए तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो वैसा संविधान में नहीं कहा गया है। समझ पा रहे हैं? यानी कि अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। समझ, हम ये क्या बोले कि अनुच्छेद 8 में क्या कोई फायदा देखिए मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या करे कि वो भारतीय लुभाने के लिए देखिए कि हमारी ये भारत की, अब देखिए जब कमला हैरिस जब उपराष्ट्रपति बनी थी, यानी कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनी थी, तो कहा इसमें देखिए पेपर में पूरा छपा था, हेडलाइन में छपा था कि भारतीय मूल की एक महिला अमेरिका, मतलब इतने बड़े राष्ट्र की एक उपराष्ट्रपति बनी, ये बहुत बड़ी बात थी। समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह इसके अनुसार यानी कि हम कह सकते हैं वो किस आधार पर भारतीय मूल की होगी, तो अनुच्छेद 8 के आधार पर। तो इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म अगर भारत में हुआ हो और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। और भारत का क्या समझा जाएगा? नागरिक समझा जाएगा। यानी कि इसमें एक बात ये पता चलता है कि अगर हम किसी विदेश घूमने गए या पढ़ने गए या कोई काम करने गए तो हमारी नागरिकता खत्म, हमारी भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी। ऐसे नहीं कह सकते ये सरकार कि हम तुम्हारी नागरिकता छीन लेंगे क्योंकि तुम दूसरे देश में घूमने गया और या कमाने गया तो हम आपकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। ये था अनुच्छेद 8 में। समझ पा रहे हैं? तो आज हम अनुच्छेद 8 तक ही बताते हैं। इसके बाद अगला वीडियो में जो है 9, 10, 11 को समझ लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखिए आपको जो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है। अनुच्छेद 5 से लेकर क्वेश्चन 11 तक बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद जो है यानी कि NRI क्या होता है, PIO क्या होता है, इसके बारे में NRC इसी में आ जाएगा, CAA इसी में आ जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसी में आएगा। और इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब बेहतरीन ढंग से पीटी मेंस दोनों को देखकर हम लोग समझेंगे। एक खाली पीटी को ही पढ़ेंगे तो नहीं ठीक होता है, मेंस को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।